स्टूडेंट्स, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10 मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो थी आरबीएससी की बुक, राजस्थान बोर्ड की बुक क्लास 10 विद प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्योमेट्री। प्रीवियस वीडियोज़ में हम 9.1, 9.2 उनके बेसिक्स, उनके क्वेश्चंस और 9 विविध प्रश्नमाला जो है इसके लगभग 11 सवाल करके आ चुके हैं। इसके लगभग हम 11 सवाल करके आ चुके हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपको बिंदुओं -2 0 2 0 2 2 0 4 और -2 2 को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। देखो, इसमें हमें ना कोई फॉर्मूला यूज करना है, ना ही कोई और थ्योरी यूज करनी, हमें तो उसके हिसाब से ही चलना है। सीधा सीधा जैसे सवाल ने कहा है कि इनको मिलाने पर, इन बिंदुओं को मिलाने पर, कैसे, क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। कुछ मत कीजिए, एक ग्राफ बनाइए, सिंपल। ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये हमारा y डैश एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। सिंपल, एक ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बनने के बाद में आप पॉइंट्स को यहाँ इस ग्राफ में कैसे रखोगे, देखते जाओ। -2 एंड 0, देखो x -2 एंड 0, तो आपको ग्राफ बनाना आता है, यही पॉइंट होगा आपका। ये पॉइंट कौन सा होगा? -2 एंड 0, ठीक है। इसके आगे वाला 2 एंड 0, ये 2 एंड 0, x का 2 y का 0, तो 2 एंड 0। यहाँ 2 पॉजिटिव, 2 एंड 2, यहाँ लगभग ये पॉइंट आपका 2 एंड 2 है। 0 एंड 4, x का 0 एंड y का 4, तो ये 0 एंड 4, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट कर दिया। -2 एंड 2, -2 एंड 2 अप्रॉक्स यहाँ पर, यह आपका -2 एंड 2। अब वो ये कह रहा है इन्हें आपको किससे मिलाना है? क्रम से मिलाना है। इन्हें आपको किससे मिलाना है? क्रम से मिलाना है। तो देखो, पहला तो ये हो गया, पहले 2 पॉइंट स्टार्टिंग, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर सेकंड से थर्ड पॉइंट ये हो गया, फिर थर्ड से फोर्थ पॉइंट ये मिला दिया, फोर्थ से फिफ्थ पॉइंट ये मिला दिया, एंड फिफ्थ को अगेन हमें फर्स्ट पॉइंट से मिलाना है, ये मिला दिया। तो यहाँ पर देखो आपको एक डायग्राम नज़र आया होगा, और वो भी यही पूछ रहा है कौन सी आकृति प्राप्त होती है, कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो एटलीस्ट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आकृति जो हमें प्राप्त हो रही है उसे हम पंचभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचभुज। कैसे? 5 भुजाएं, चेक कर लो। फर्स्ट साइड पूरी, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड एंड फिफ्थ साइड। और 5 भुजाओं से मिलकर, 5 भुजाओं से गिरकर, या हम इस तरह से कहें कि 5 भुजाओं द्वारा बंद आकृति जो हमें प्राप्त होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पंचभुज के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल वे में है। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें केवल एक ग्राफ बनाकर कोऑर्डिनेट्स को पुट करके ये बताना था कि कौन सा डायग्राम या कौन सी आकृति हमें प्राप्त हो रही है। चलिए अब इसी के साथ में आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पर रट डाउन है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए। आपके पास बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमें ये कहता है बिंदु 1 2 और 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले तो एक आइडिया ले लो
कि ये जो बिंदु हैं, ये जो विभाजन बिंदु है 3 4, वो इस रेखा को एक्चुअल में अंत विभाजित करा है या बाह्य विभाजित। तो चेक करते हैं। सपोज कर लो 1 2 अप्रोक्स यहाँ कहीं आया, ये कोऑर्डिनेट आपका है 1 and 2, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट 6 7, सपोज कर लो यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। 6 7 की बात करें, सपोज कर लो यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, यहाँ हो गया आपका 7 y एक्सिस का, यहाँ 6 हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट आपका 6 7 हो गया और इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ये हो गई, ठीक है। अब कौन सा कोऑर्डिनेट इसको काट रहा है, तो 3 and 4। यहाँ कहीं सपोज कर लो 3 है और यहाँ कहीं सपोज कर लो 4 है, तो ये कोऑर्डिनेट इसके बीच में आ रहा है। तो ये कौन सा विभाजन हुआ, ये अंत विभाजन हुआ या नहीं। लाइन के ऊपर आ रहा है ना, लाइन के बीच में, तो ये कौन सा विभाजन हो गया, ये अंत विभाजन हो गया। तो हमें क्या पता लग गया, हमें अंत विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में वापस से हम चेक करते हैं। हमारे पास में 2 पॉइंट हैं ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1 2, बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 6 7, और एक तीसरा पॉइंट है, सपोज कर लो मैं उसको नेम दे रहा हूँ पी। पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 and 4। हमें फाइंड करना है या हमें ज्ञात करना है किस अनुपात में, यानी हमें रेशियो के बारे में पता करना है कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना बिंदु P रेखा AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो हमने एक सपोज्ड रेशियो ले लिया M1 रेशियो M2, ठीक है ना। अब हमें यह पता है अंत विभाजन सूत्र की सहायता से, तो हम ये कहेंगे कि बिंदु P के निर्देशांक। अब बिंदु P क्या है, बिंदु P क्या है, बिंदु P कौन सा है, तो बिंदु P वह अंत विभाजन करने वाला बिंदु है। तो बिंदु P के निर्देशांक अंत विभाजन सूत्र को सेटिस्फाई करेंगे। तो अंत विभाजन सूत्र आई होप अब याद हो गया होगा आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस लाइन सेगमेंट की जगह क्या आ जाएगा, बिंदु P के निर्देशांक। देखो ऐसे सवाल हम पहले करके आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी होगा कि बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक तो उसने हमें दे रखे ना, गिवन है 3 and 4। तो यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक इस लाइन की जगह क्या आ जाएगा, 3 4 निर्देशांक आ गए। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूला में आने वाली वैल्यूज़ की। तो x1 x2 वही लाइन सेगमेंट का फर्स्ट 1 1 वाला, यानी ये x1 y1 b के x2 y2, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं m1 m2। m1 m2 हमने m1 m2 ही सपोज कर रखे हैं, तो हम m1 के प्लेस पर m1 ही रखेंगे और m2 के प्लेस पर m2 ही रखेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं हम, m1 के प्लेस पर m1 आ गया, लेकिन x2 के प्लेस पर आ गया 6, प्लस m2 के प्लेस पर m2 ही आया, लेकिन x1 के प्लेस पर आ गया 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा। अगेन वापस से चेक करते हैं, m1 के प्लेस पर m1 ही है, लेकिन y2 के प्लेस पर आ गया 7, प्लस m2 के प्लेस पर m2 ही है, लेकिन y1 के प्लेस पर आएगा 2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट हो गई। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 4 इक्वल्स टू, यहाँ से चेक करो 6 इंटू m1, ये हो गया 6m1 प्लस 1 इंटू m2, ये हो गया m2 बाय m1 प्लस m2 कॉमा। इधर से चेक करते हैं 7 इंटू m1 7m1 प्लस 2 इंटू m2 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर आकर कोऑर्डिनेट जो होते हैं किस फॉर्मेट में होते हैं, x और y के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। और अंतर्विभाजन सूत्र का जो फर्स्ट पार्ट है वो x के कोऑर्डिनेट शो करता है, सेकंड पार्ट जो है वो y के कोऑर्डिनेट शो करता है। अब मेरे पास में यहाँ पर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू में हैं, तो हम
दोनों में से किसी भी एक पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं, या तो हम x से x को कंपेयर कर लें या हम y से y को कंपेयर कर लें, तो हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, और मैं ये लिख दूं कि 6m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 3। चेक कर लो, ये x का पार्ट होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये किसके कोऑर्डिनेट शो करेगा, x के, और इधर x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 है। तो ये दोनों कंपेयर करके हमने क्या लिख दिया, 6m1 प्लस m2, यहाँ वाला पार्ट m1 बाय m1 प्लस m2 और इक्वल्स टू में कितना लिख दिया 3। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे मैं इसको कैलकुलेट करना शुरू करूँ तो चेक करो, मेरे पास में बचा हुआ है 6m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो 6m1 प्लस m2 अपने प्लेस पर ही रहा, ये वाला पार्ट उधर चला गया, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m1 प्लस m2। अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6m1 प्लस m2 ये ऐसा का ऐसा रहा, 3 इंटू m1 3m1 प्लस 3 इंटू प्लस m2 तो प्लस 3m2। क्लियर हो। अब यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में भी m1 m2 की टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड में भी m1 m2 की टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, m1 m1 की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और m2 m2 की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो उसके लिए हम पक्षांतरण का यूज़ करेंगे। तो देखो 6m1 ये अपने प्लेस पर ही है, लेकिन 3m1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव था, तो लेफ्ट हैंड साइड में आते ही ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर 3m2 अपने प्लेस पर ही है, अपनी साइड पर ही है। m2 यहाँ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है, कहाँ भेज रहा हूँ, राइट हैंड साइड में। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस m2। ठीक है, अब सपोज कर, अब इससे आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 6m1 माइनस 3m1, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3m1, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, 6m1 पॉजिटिव है 3m1 नेगेटिव है, इक्वल्स टू यहाँ पर 3m2 माइनस m2, ये 1 टाइम ये 3 टाइम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या हो गया, ये भी सब्सट्रैक्ट हो गया 3m2, 2m2, 3m2 माइनस m2 कितना हो गया 2m2। ठीक है, अब m2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं इधर पक्षांतरित कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा तो डिवाइड करने लग जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं उधर भेज दूंगा तो डिवाइड करने लग जाएगा। तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हम इसे m1 बाय m2, देखो m2 को इधर ले आया, अपॉन इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 को उधर ले गया। ठीक है, तो m1 बाय m2 2 बाय 3, यानी हमें रेशियो फाइंड हो गया m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2 रेशियो 3, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह के सवाल पहले भी करके आ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 -4 और -3 2 है, तो इसके विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई ज्ञात करनी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको खास करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ आंसर 14 कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं और सपोज कर लेते हैं ये हमारे लिए एक वर्ग है। हमने एक डायग्राम बनाया और ये सपोज कर लिया कि ये एक वर्ग है जिसका नेम है ABC और D। आराम से सवाल को पढ़ो, उसने वर्ग कहा है, हमने वर्ग लिया, हमने इसे वर्ग माना है। उसके सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष क्या मतलब, अगर मैं कहूँ A के कोऑर्डिनेट उसने हमें 5 एंड -4 दिए हैं, तो सम्मुख शीर्ष फिर C हो गया, यानी -3 एंड 2। ठीक है, अगर मैं सम्मुख शीर्ष पहला B लेता हूँ तो उसका दूसरा सम्मुख शीर्ष हो जाएगा D। तो मैं A to C भी ले सकता हूँ और B to D भी ले सकता हूँ, और सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को ही विकर्ण कहा जाता है।
तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है और हमें इसके विकर्ण की लंबाई ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ बहुत सिंपल सा काम है, हमें केवल A to C की डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें A to C की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम सीधे सीधे दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और दूरी सूत्र क्या होता है मेरे साथ में बोलिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या कहेंगे, दूरी AC, हमें A to C की फाइंड करनी है। तो A पहले आ रहा है 1 1, C बाद में आ रहा है 2 2। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, x2 की वैल्यू -3 माइनस आ गया फॉर्मूला से x1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस आ गया फॉर्मूला से y1 की वैल्यू अगेन -4 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अब AC इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस एंड माइनस, ये दोनों डिजिट्स माइनस की हैं तो ये क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ये होगी -8 होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाओ 2 माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर AC इक्वल्स टू अंडर रूट -8 स्क्वायर 64 होता है। पहले भी बताया हुआ है, वापस से बता देता हूँ कि अगर किसी नेगेटिव नंबर पर घात सम होती है, यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ अगर कोई अंक है हमारे पास में और उस पर घात जो है वो सम संख्या है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऋणात्मक चिन्ह को रिमूव कर देते हैं और उस अंक का वर्ग कर कर लिख देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस 2 एंड 4 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये हो गया 100, हो गया ना। देखो 4 एंड 6 10, कैरी 1 यानी हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10। अब यहाँ से चेक करते हैं, हमारे पास AC इक्वल्स टू आ रहा है √100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 10 मात्रक। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 मात्रक यूनिट या इकाई भी लिख सकते हैं, 10 मात्रक है। अच्छा, और ये कन्फ्यूज़न में मत लाना कि सर आपने A और C लिया है, अगर हम B और D लें तो क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा ये क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग के विकर्ण सदैव क्या होते हैं, दोनों विकर्ण सदैव लंबाइयों में समान होते हैं। तो मैं अगर B और D लेता, B पे कोऑर्डिनेट लेता, D पे भी लेता, तो भी बात वही आती है। अगर मैं सम्मुख शीर्ष B और D लेता तो भी मेरी लंबाई कितनी आती, 10 मात्रक ही आती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आराम से एक एक वर्ड को पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से चेक कीजिए। एक रेखाखंड का एक सिरा 4 0 है, यानी उसने हमें क्या दिया है, एक रेखाखंड दिया है। आंसर 15, हमने एक रेखाखंड ड्रॉ कर लिया A एंड B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने एक सिरा, तो मैं एक सिरा ले लेता हूँ, ये हो गया 4 0, पहले सिरे के निर्देशांक उसने दे रखे हैं। देखो एक रेखाखंड का एक सिरा 4 0 है, तो मैंने पहले कोऑर्डिनेट ले लिए। एवं उसका मध्य बिंदु पता है ना क्या होता है, ये मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, AB लाइन सेगमेंट के बीच में एक बिंदु है C, और C को मैं इसका मध्य बिंदु कहूँ, मतलब ये टुकड़े दोनों बराबर माप के हैं। तो इस मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए हैं 4 and 1। और फिर से मैं बता दूं, वर्ड यूज़ हो गया कौन सा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वर्ड अगर यूज़ हुआ है तो हमें इसे मध्य बिंदु फार्मूला से ही सॉल्व करना है, और मध्य बिंदु फार्मूला सबसे इजी फार्मूला है। ठीक है ना। उसके बाद में ये देखते हैं, तो रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, हमें B के फाइंड करना है, इसको हम 1 मिनट के लिए XY सपोज कर देते हैं और इसको लिख भी लेते हैं कि माना रेखाखंड के दूसरे सिरे के दूसरा सिरा, यानी उसको हमने क्या नेम दिया, B दिया, दूसरे सिरे के निर्देशांक x, y हमने राइट डाउन कर लिया ताकि हमें याद रहेगा, हमने उसके सिरे को क्या माना है, दूसरे सिरे के निर्देशांक को क्या माना है, x, y माना है, और हमें x, y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से चेक करते हैं
चूंकि बिंदु C रेखा AB का मध्य बिंदु है, जैसा कि उसने सवाल ने हमें दिया है, मध्य बिंदु है। आप चाहो चूंकि ना लगाना चाहो आप गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन, ठीक है ना। बिंदु C रेखा AB का मध्य बिंदु है, तो या बिंदु की जगह मैं आपको इसको और हल्का कर देता हूँ, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक किससे ज्ञात किए जाते हैं? मध्य बिंदु सूत्र से। तो वो किस फॉर्मेट में होते हैं? x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2। और इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो x2 पीछे भी लिख सकते हो, x1 आगे भी लिख सकते हो, या दोनों ही ऐड हो रहे हैं, तो किसी को भी किसी में जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ सब्सट्रैक्शन होता तो बात अलग होती, हमें क्रम का ध्यान रखना पड़ता। यहाँ पर एडिशन है तो हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मध्य बिंदु कौन सा है? यहाँ पर C, और C के निर्देशांक कितने हैं हमारे पास में? 4 और 1, ठीक है। C के निर्देशांक दिए हुए हैं हमें 4 और 1। अब उधर से हम चेक करते हैं x2 - x1 / 2। तो x2 हमारे लिए फिलहाल x ही है, प्लस x1 हमारे लिए 4 हो गया, अपॉन 2 हो गया, कॉमा y2 हमारे लिए y है। देखो सिरे के दूसरे सिरे के निर्देशांक देखो हमेशा क्या होता है? x2 y2 ही होते हैं ना, और पहले सिरे के x1 y1 होते हैं। y1 की वैल्यू 0 है, अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ आकर चेक करो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं? एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं, और फॉर्मूले में भी फर्स्ट पार्ट x के कोऑर्डिनेट और सेकंड पार्ट y के कोऑर्डिनेट को शो करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं ना इन चीज़ों को। तो हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं? हमने लिखा दोनों पक्षों की तुलना करने पर। हमने क्या किया? दोनों पक्षों की तुलना की। तो हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं। पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी x + 4/2 = 4। ये पहली इक्वेशन बन गई। किसको कंपेयर कर लिया? x वाले पार्ट्स को, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बन गई y - 0/2 = 1। ये y वाले पार्ट्स को हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड बन गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? चेक करते जाओ। मैंने कहा सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरे पास? x + 4/2 = 4। सबसे पहले मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x + 4 = 4 × 2 कितना हो जाएगा? x + 4 = 8। और इस 4 को उधर ट्रांसपोज कर दूँ तो ये हो जाएगा x = 8 - 4। देखो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में है, पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में ले गया, क्या होगा? मार्क चेंज हो जाएगा। तो x = अब 8 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, तो ये घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 4। तो देखो यहाँ पर x की क्वांटिटी आ गई मेरे पास, कितनी आ गई? 4 आ गई ना x की क्वांटिटी, ठीक। उसी तरह वापस से मैं ये कह दूँ कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है मेरे पास? y - 0/2 = 1। अब 0 का कोई सेंस होता नहीं है, और 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y = 1 × 2। तो y = कितना मिल जाएगा मुझे? 2। तो मेरी सेकंड क्वांटिटी क्या आ गई? 2 आ गई। यानी जो रेखाखंड का दूसरा सिरा है b, जिसके कोऑर्डिनेट हमने x y सपोज किए थे, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आ गई। यानी दूसरे कोऑर्डिनेट, दूसरे सिरे के कोऑर्डिनेट या दूसरे सिरे के निर्देशांक जो है वो कितने हैं? 4 और 2 हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आराम से पढ़िए। बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। थोड़ा सा पहले इस सवाल को समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए आंसर 16 = सवाल को समझो तो आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है A और B। A के कोऑर्डिनेट उसने आपको दिए हैं 6, 8 और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 2 और 4।
अब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की बात करनी है। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं C, और C इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें इसके मध्य बिंदु को ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य बिंदु के तो दे नहीं रखे उसने। मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2, अब सपोज कर लो यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु है 1, 2, तो इस पॉइंट C से इस पॉइंट D के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस फाइंड करनी, किसकी, CD की दूरी ज्ञात करनी। लेकिन CD की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले आपको C के कोऑर्डिनेट तो होने चाहिए ना। तो C के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, AB लाइन को यूज़ करेंगे। क्यों, C जो है वो रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। C जो है वो रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो हम कहेंगे मध्य बिंदु C के निर्देशांक, मध्य बिंदु C के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु C के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु का प्रयोग हो गया, शब्द का प्रयोग हो गया, तो हम मध्य बिंदु सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2, ठीक है ना। अब x2 x1 यहीं से ले लेंगे लाइन सेगमेंट से। देखो A फर्स्ट आ रहा है तो x1 y1, B सेकंड आ रहा है तो x2 y2। अब इसको यहाँ पर अगर हम फॉर्मूलाज में वैल्यू को पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू 2 है, प्लस x1 की वैल्यू 6 है बाय 2, y2 की वैल्यू 4 है, प्लस y1 की वैल्यू 8 है बाय 2। फॉर्मूला से अब 2 + 6 कितना हो गया, 8, 8/2, और 4 + 8 कितना हो गया, 12, 12/2। ये कट हो जाते हैं। 2 से 8 को डिवाइड करूँगा कितना मिल जाएगा, 4, और 2 से 12 को डिवाइड करूँगा कितना मिल जाएगा, 6। तो मेरे C के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए, कितने मिल गए, 4 और 6 मिल गए ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे C और D की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए मैं दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकता हूँ। दूरी सूत्र क्या होता है, याद होगा आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे किसकी दूरी निकालनी है, मुझे निकालनी है दूरी CD की। तो C के कोऑर्डिनेट मेरे लिए x1 y1 का काम करेंगे, और D के कोऑर्डिनेट मेरे लिए x2 y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट भी हम निकाल चुके हैं मध्य बिंदु थ्योरम से, और D के कोऑर्डिनेट है ही हमारे पास में, ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है ना। बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से चेक करो, x2 की वैल्यू 1 माइनस आ गया फॉर्मूला से, x1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस आ गया फॉर्मूला से, y1 की वैल्यू 6 एंड होल स्क्वायर। अब इसी को मैं आगे बढ़ा दूँ, CD = अंडर रूट, देखो 1 पॉजिटिव 4 नेगेटिव घट जाएंगे, और माइनस का बड़ा इसलिए माइनस आ गया, और 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस 2 पॉजिटिव 6 नेगेटिव ये भी घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, -4। माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस मार्क आ गया, और 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो CD = -3 का स्क्वायर। फिर बता देता हूँ, नेगेटिव नंबर्स पर अगर पावर यानी कि घात जो है वो सम होती है, तो उसका क्या करते हैं हम, नेगेटिव मार्क रिमूव कर देते हैं और नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 9 और 16 को ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा, 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 5। या तो हम यूनिट लिख दें, या हम 5 इकाई लिख दें, या हम 5 मात्रक लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं, आपको कुछ नोट डाउन करना है तो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा सवाल है। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये छोटा सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल आप करके आ चुके हैं जहाँ पर आपको वर्ग और आयत के बारे में पूछा गया है कि भैया बताओ कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के प्रकार बताइए। लेकिन यहाँ पर इस सवाल को अगर आप बाय लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर उसने आपसे ये कुछ भी नहीं पूछा। हालांकि बात वो वर्ग और समचतुर्भुज की ही कर रहा है, परंतु ये नहीं पूछा उसने। उसको इसमें डाउट नहीं है कि PQRS वर्ग
या समचतुर्भुज, उसको केवल इतना सा डाउट है, मतलब PQRS जो है सवाल के अकॉर्डिंग वर्ग है या समचतुर्भुज है, सिर्फ डाउट क्लियर करना है कि वर्ग है या समचतुर्भुज। तो एक बार सवाल को आराम से पढ़ लेते हैं। किसी समतल में 4 बिंदु P 2 - 1 Q 3 4 R -2 3 और S -3 और 2 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि PQRS वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। तो कॉमन सी बात है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनके डिफरेंस बताए थे, कैसे हम वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस करते हैं, आयत और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस करते हैं। तो देखो वर्ग और समचतुर्भुज, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? इनका कॉमन फैक्टर ये होता है कि इनकी चारों भुजाएं जो होती है वो समान माप की होती है। वर्ग और समचतुर्भुज का कॉमन फैक्टर क्या है? इनकी चारों भुजाएं समान माप की होती है। और इनका डिफरेंस कैसे करते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? हम इनके विकर्ण निकालते हैं। अगर विकर्ण बराबर माप के आ जाएं तो वर्ग, और विकर्ण बराबर माप के नहीं है तो समचतुर्भुज। तो हम यहाँ पर भी इस डिफरेंस को बताने के लिए क्या करेंगे? केवल विकर्ण निकालेंगे। और विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे लिए डायग्राम है, मैंने सपोज कर लिया P Q R एंड S, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। P के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड -1, 2 एंड -1, Q के कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 4, R के कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3 और S के कोऑर्डिनेट है -3 एंड -2। और हमें क्या बताना है कि ये वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके विकर्ण निकालेंगे। तो पहला विकर्ण कौन सा हो जाएगा? मुख्य विकर्ण हो गया PQ, और दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा? QS। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वर्ग है, और बराबर नहीं है तो ये समचतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दूरी PR निकालते हैं। तो दूरी PR निकालने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दूरी सूत्र का। चेक कर लो, ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट के बिटवीन, दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट या दो निर्देशांकों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। और दूरी सूत्र क्या होता है? याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। तो मेरे को जो डिस्टेंस पहले निकालनी है वो निकालनी है PR, P to R, P से R। तो PR की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? दूरी सूत्र का प्रयोग करूँगा। अब दूरी सूत्र की वैल्यूज रखनी है, कैसे रखूँगा? P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। देख लो, P पहले आ रहा है, R बाद में आ रहा है, तो जो पहले है उसके 1 1 और जो बाद में आ रहा है उसके 2 2। तो यहाँ से चेक करो, सबसे पहले x2 की वैल्यू -2, माइनस आ गया फॉर्मूला से, x1 की वैल्यू वो भी 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, माइनस आ गया फॉर्मूला से, y1 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर फॉर्मूला से। अब यहाँ से चेक करो, PR इक्वल्स टू अंडर रूट, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव हैं, तो ये क्या होंगे? ऐड होकर -4 हो जाएंगे, प्लस होल स्क्वायर ऑलरेडी है ही उसके पास, प्लस आ गया फॉर्मूला से। अब यहाँ चेक करो, 3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +1 होल स्क्वायर फॉर्मूला से। अब यहाँ पर चेक करो, PR इक्वल्स टू अंडर रूट, -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना, पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर फिर से चेक करो, 3 + 1 कितना हो गया? 4, 3 + 1 कितना हो गया? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब यहाँ पर आ जाओ, 16 + 16 कितना हो गया? 32, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? यूनिट, अंडर रूट 32 यूनिट। मैं चाहूँ इसको 4√2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो 32 को, तो आप इसको 4√2 यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चेक करते हैं। PR मैंने पहला अपना मुख्य विकर्ण निकाल दिया। अब दूसरे मुख्य विकर्ण की बात करता हूँ, तो दूसरा विकर्ण है QS, यानी मुझे किसकी डिस्टेंस निकालनी है? QS की। और QS की डिस्टेंस निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, मुझे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो अब Q फर्स्ट आ रहा है और S सेकंड आ रहा है, तो S के तो हो गए 2 2 और Q के हो गए 1 1। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं x2, तो x2 -3, माइनस आ गया फॉर्मूला से, x1 की वैल्यू फिर 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है -2, माइनस आ गया फॉर्मूला से, y1 की वैल्यू 4 एंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, QS इक्वल्स टू अंडर रूट, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों ऐड हो गए, -6 इज होल स्क्वायर, -3 एंड -3 ऐड होकर क्या हो गया? -6,
होल स्क्वायर प्लस -2 -4 ये भी हो गए -6 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आकर QS इक्वल्स टू अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर -6 का स्क्वायर 36 एंड 36 कितना हो जाएगा √72 यूनिट, √72 यूनिट, और 72 यूनिट को आप 6√2 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे लिए जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि PR की वैल्यू जो है वो √32 यूनिट या 4√2 यूनिट आ रही है, और QS की जो लेंथ आ रही है वो √72 यूनिट या 7√2 यूनिट आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं चूंकि विकर्ण कौन सा PR पहला विकर्ण था बराबर नहीं है विकर्ण QS के, विकर्ण PR बराबर नहीं है विकर्ण QS के, और दोनों विकर्ण समान नहीं है, इसलिए PQRS एक सम चतुर्भुज है। क्योंकि अगर विकर्ण बराबर हो जाते तो हम इसे क्या बता देते, वर्ग बता देते। अब विकर्ण बराबर माप के नहीं है तो ये हमारे लिए क्या है, एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पोज टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 मिसलिनियस यूनिट 9 RBC की बुक क्लास 10th। 18 क्वेश्चन आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु शीर्षों OA और B से बराबर दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इस सवाल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल नेम देखो, ट्राइंगल नेम उसने क्या दिया है हमें, AOB दिया है ना, AOB ट्राइंगल नेम समकोण त्रिभुज AOB। और वैसे बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में O का मीन क्या होता है, O का मीन हमेशा मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर हम अगर चेक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ है जिस पर एक पॉइंट O जो है वो हमेशा उसका मूल बिंदु होता है, और इस तरह से एक ट्राइंगल है और अक्ष हमेशा एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी अक्ष हमेशा एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और हम इस ट्राइंगल को नेम दे सकते हैं AOB। आगे बात समझ। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लिया हमने। अब AOB में कर्ण का मध्य बिंदु, तो ये जो कर्ण है सपोज करो यही होगा कर्ण। कर्ण कौन सा होता है समकोण त्रिभुज में, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, सबसे बड़े कोण की सामने वाली भुजा। तो ये कर्ण है और इसका मध्य बिंदु सपोज कर लो यहाँ पर है C। जैसा कि उसने कहा कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु शीर्षों OA और B से बराबर दूरी पर स्थित है। तो A से, B से और O से, इन तीनों से क्या है, बराबर दूरी पर स्थित है। तो एक सिंपल सी थ्योरी है कि अगर ये बराबर दूरी पर स्थित है तो ये तीनों लाइन सेगमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि बिंदु C OA और B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर, बराबर दूरी पर स्थित है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही बताना पड़ेगा कि AC, BC और OC तीनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो अब चेक करते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A के निर्देशांक जो हैं, शीर्ष A के निर्देशांक जो हैं वो 0 and 2B। 0 क्यों, यहाँ पर देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई होता है तो वो हमेशा कौन से फॉर्मेट में होता है, 0y के फॉर्मेट में होता है, क्योंकि उसका x का कोऑर्डिनेट कितना होता है, हमेशा 0 होता है। अब इस y के प्लेस पर मैंने क्या सपोज कर रखा है, 2b सपोज कर रखा है। y के प्लेस पर क्या सपोज कर रखा है मैंने, 2b सपोज कर रखा है। उसी तरह फिर से माना शीर्ष b के निर्देशांक, b के निर्देशांक। अब B पॉइंट को भी ध्यान से देख लो, तो B पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू तो होगी और y की 0 होगी। तो x की वैल्यू को मैं 2a सपोज कर रहा हूँ,
2a एंड 0, 2a एंड 0। y के लिए तो 0 आ गया और x के लिए मैंने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या सपोज कर लिए, 2a सपोज कर लिए, तो यहाँ पर मेरे पास में हो गया 2a एंड 0। आगे बात समझ में? देखो ये जीरोस कहाँ से लाए? जीरोस तो ग्राफ के बेसिक रूल से लेकर आए हैं कि अगर कोऑर्डिनेट कोई निर्देशांक y अक्ष पर स्थित है तो उसका x का मात्रक 0 होता है, या x अक्ष पर स्थित है तो उसके y का मात्रक 0 होता है। तो 0 तो वहाँ से आ गया और बाकी के बचे हुए हमने मान लिए। ठीक है, उसके बाद में अब मैं सबसे पहले गिवन की बात करता हूँ। गिवन तो यहाँ पर देखो उसने हमें कर्ण का मध्य बिंदु दिया हुआ है, कर्ण का मध्य बिंदु दिया हुआ है। कर्ण का मध्य बिंदु जो दिया हुआ है उसको हमने C मान रखा है, तो हम ये कहेंगे कि गिवन में यानी जो हमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि बिंदु C रेखा AB का मध्य बिंदु है, रेखा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब रेखा AB का मध्य बिंदु है, अगर ये पॉइंट C जो है AB लाइन का मध्य बिंदु है तो AC और BC की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि वो मध्य बिंदु है तो उसको दो टुकड़ों में बांट रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दूरी AC बराबर है दूरी BC, और हमने इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? अब इसके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अब हमें जो प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था कि ये जो 3 लाइन सेगमेंट आ रहे हैं A to C पहला, B to C दूसरा और C to O तीसरा, इन तीनों लाइन सेगमेंट की लेंथ बराबर होगी, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो मध्य बिंदु C है वो शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित है ना। तो हम दो तो प्रूव कर दिए कि AC और BC वो तो एक्चुअली गिवन ही था, तो AC और BC हमारे लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है कि OC की लेंथ या तो AC के या BC के बराबर है, OC की लेंथ AC या BC के बराबर है। लेकिन उसके लिए OC लेंथ को निकालने के लिए मुझे पहले C के कोऑर्डिनेट चाहिए ना। तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ मध्य बिंदु C के निर्देशांक, और मध्य बिंदु C के निर्देशांक निकालने के लिए मुझे x2 + x1/2, y2 + y1/2 मध्य बिंदु सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब C के मध्य बिंदु C के निर्देशांक। अब C जो है किसका मध्य बिंदु है? AB लाइन सेगमेंट का। तो x2 x1 वहीं से मिल जाएगा, x1 x2 x1 y1 x2 y2। तो अब चेक करते हैं x2 कितना है मेरे पास में 2a प्लस x1 कितना हो गया 0, चेक कर लो 2a एंड 0/2 कॉमा y2 कितना हो गया मेरे लिए, y2 हो गया 0 प्लस y1 कितना हो गया मेरे लिए 2b/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2a + 0 2a ही बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास में a बच जाएगा, और 0 + 2b 2b ही आएगा, और 2b से /2 कट कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा b बच जाएगा। तो मेरे पास में C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए a, b आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गए? अब देखो फिर हमारे मोटिव पे चलते हैं। हमारे को मध्य बिंदु की तीनों शीर्षों से दूरी बराबर बतानी है। 2 की तो हम ऑलरेडी गिवन से निकाल कर दे चुके हैं। अब तीसरी की यानी C to O की, इन दोनों में से किसी एक या तो AC से या BC से बराबर बतानी है। तो तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब चेक करते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब दूरी सूत्र की सहायता से मैं दो साइड्स की लेंथ निकाल दूँ, किसी की भी निकाल सकता हूँ। देखो या तो AC और BC में से एक की निकाल लूँ, ठीक है, और OC की तो मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं AC की निकाल लेता हूँ। तो मैंने AC की निकालना शुरू किया तो A के कोऑर्डिनेट मेरे लिए 1 1 हो जाएंगे और C के कोऑर्डिनेट मेरे लिए 2 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से चेक करते हैं। C के कोऑर्डिनेट हो गया x2 हो गया A, C का कोऑर्डिनेट x2 हो गया A, और A का कोऑर्डिनेट हो गया 0 प्लस y2 की बात करूँ तो वो b - 2b का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो a माइनस ज़ीरो ए बचेगा और a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ जो b पॉजिटिव है ये टू b नेगेटिव है तो क्या बच गया माइनस b होल स्क्वायर। और कुल मिलाकर हमारे पास में स्टार्टिंग में a स्क्वायर आ रहा है और माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो भी प्लस b स्क्वायर होता है। ये मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसके बाद में हम चेक करते हैं, ये हमने क्या निकाल दी इक्वेशन 2 में, दूरी AC निकाल दी। अब दूरी AC निकालने के बाद में हम बात करें दूरी OC की, तो O के कोऑर्डिनेट मेरे लिए 1 1 और C के कोऑर्डिनेट मेरे लिए 2 2 हो जाएंगे ना। OC O के 1 1 और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं 0 0 होते हैं ना। तो दोनों निर्देशांक हमारे पास में है, तो हम बात करेंगे OC, तो C के 2 हैं तो A माइनस 0 का होल स्क्वायर, चेक कर लो एक बार, x2 माइनस x1, ठीक है ना, प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ देखो A माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या बचना चाहिए, A स्क्वायर ही तो बचेगा। A माइनस 0 A ही है, A माइनस 0 A आएगा और A का होल स्क्वायर A स्क्वायर, और उसी तरह B माइनस 0 B का होल स्क्वायर B स्क्वायर, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये मैंने बना दी इक्वेशन 3। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँ बाय इक्वेशन 2 एंड 3, यानी समीकरण 2 और 3 से, तो 2 का जो राइट हैंड साइड है और 3 का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, और अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दूरी AC बराबर है दूरी OC। ठीक है, और इसको मैंने बना दिया इक्वेशन 4, बना दी। और अब अगर वापस से ध्यान से देखूं, मैं ये कह दूं बाय इक्वेशन 4 एंड 1, तो 4 में देखो दूरी AC बराबर दूरी BC आ रहा है और फर्स्ट में दूरी AC बराबर दूरी BC आ रहा है। तो क्या मैं उस AC की जगह OC लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इन तीनों को बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, दूरी AC किसके बराबर थी, तो पहली इक्वेशन में देखो दूरी BC के बराबर थी, और चौथी इक्वेशन में देखो तो दूरी OC के बराबर थी ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर ये हो गया, बिकॉज ऑफ दैट AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू OC, इसलिए बिंदु C, तीनों में आ रहा है ना, C एंड C, बिंदु C शीर्षों OA एवं B से समान दूरी पर स्थित है। आई बात आपको समझ में, ये सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला था और सवाल को थोड़ा सा आपको समझना था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो पोस्ट नोट डाउन।